प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की। तो इसके पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि भारत में कैसे पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद डच आए, डच के पीछे पीछे इंग्लिश यानी ब्रिटिश लोग आए, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, अराइवल ऑफ फ्रेंच कैसे हुआ। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखें तो भारत में कई यूरोपियन कंपनीज आई। पहले तो वो कंपनी बन के आती थी और फिर कॉलोनी बनाने की कोशिश में लग जाती थी। तो ऐसी सबसे पहली कंपनी जो भारत पहुंची थी वो थी पोर्चुगीज की बनाई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में ही वास्को ड गामा भारत पहुंच चुके थे। उसके बाद डच लोग भारत पहुंचे। 1605 में ही डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री बना ली थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स पहुंचे, तो ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री 1613 में खुली। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी भारत पहुंचे। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 में बनाई गई थी। 1668 एडी में इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश की, और 1669 में इन्होंने एक और फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की। मसूलीपट्टनम आज आंध्र प्रदेश में है। तो इनको भारत आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि तब तक ऑलरेडी कई सारे यूरोपियन कंपनीज ने ऑलरेडी भारत में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो इनको ना किसी ने शक की नजरों से देखा, ना ही किसी ने इनको रोकने की कोशिश की। तो 1673 एडी में जो बंगाल के सूबेदार थे या कह लो कि गवर्नर थे, उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों को चंद्रनगर जो एक जगह है कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे अपनी टाउनशिप बनाने की परमिशन दे दी। देखो, फैक्ट्री एक चीज होती है, टाउनशिप एक चीज होती है। टाउनशिप का मतलब होता है कि तुम घर भी बनाओ, तुम अपने फैमिली वगैरह को लाके वहां पे सेटल हो जाओ। तो चंद्रनगर से एंट्री हो जाती है फ्रांसीसियों की बंगाल में। तो अब धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसारने स्टार्ट कर देती है। तो जो मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री इन लोगों ने बनाई थी, उसमें 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन नाम का एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जस्ट पढ़ाना है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये भी बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पौंडीचेरी को फ्रांसीसी लोगों ने ही बसाया था। एक जगह ढूंढी और वहां पे टाउनशिप बनाई, वही टाउनशिप आज पौंडीचेरी कहलाती है। तो पौंडीचेरी 1674 में स्टैब्लिश की गई, किसके द्वारा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसका पहला गवर्नर बनाया गया कैरोन को। ये एक फ्रेंच मिलिट्री जनरल था। तो धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने पैर चारों तरफ फैलाती जा रही है। धीरे धीरे इन लोगों ने केरल के माहे, तमिलनाडु के कराईकल, उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर ली, ट्रेडिंग सेंटर्स वगैरह स्टैब्लिश कर ली। तो उस वक्त भारत में अकेले फ्रांस की कंपनी तो नहीं थी ना, और भी देशों की कंपनी थी। तो इनके बीच लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। जो डच लोग थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। तो ये जो लड़ाई है ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही थी, बल्कि ये डच और फ्रांस यूरोप में भी लड़ रहे थे। तो यूरोप में इनके बीच ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ राइजविक। 1697 में ये ट्रीटी साइन होती है। तो पौंडीचेरी को 1693 में कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत ये फैसला होता है कि पौंडीचेरी को वापस फ्रांस को लौटा दिया जाएगा, लेकिन 2 साल तक वहां पे जो डच आर्मी है, डच गैरिसन है, वो वहीं पे बनी रहेगी। जो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का इंचार्ज था फ्रैंकोइस मार्टिन, उसकी डेथ हो जाती है 1706 में। तो धीरे धीरे देख रहे हो झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करती है, फिर से अपनी ताकत गेन करने की कोशिश करती है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नाम बदल के परपेचुअल कंपनीज ऑफ इंडीज रख लेती है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरे यूरोपियन कंपनी से धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए।
तो फ्रांस की जो कंपनीज थी वो बेसिकली साउथ इंडिया में ज्यादा एक्टिव थी, बंगाल के चंद्रनगर में थी, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान साउथ इंडिया में था। अगर उस वक्त के साउथ इंडिया की बात की जाए तो पूरे साउथ इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे नवाब थे, और ये राजा नवाब आपस में लड़ा करते थे। तो इन्हीं राजा और नवाबों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करने लगे ब्रिटिश और फ्रांस। ये लोग जानते थे अब दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, मान लो ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, तो एक को फ्रांस सपोर्ट कर देता था, दूसरे को ब्रिटिश सपोर्ट करने लगते थे। तो इसी दौरान ये जो टाइम पीरियड था, तो भारत के राजाओं को मोहरा बना के ब्रिटेन और फ्रांस आपस की दुश्मनी निकाल रहे थे। तो 18वीं सेंचुरी में ऐसी 3 लड़ाइयां भारत की धरती पे देखने को मिली। किनके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ये तीनों लड़ाइयां कहलाई कर्नाटिक वॉर्स। ठीक, अब ये कर्नाटिक वॉर क्या है? तो कर्नाटिक एक रीजन था, हैदराबाद के पास लगा हुआ रीजन था। यहां पे समुद्र है ना, बे ऑफ बंगाल है ना, तो हैदराबाद और बे ऑफ बंगाल के बीच का रीजन कर्नाटिक कहलाता था। तो मद्रास में तो अंग्रेजों की पकड़ थी। ये जो कर्नाटिक वाला हिस्सा था, यहां पे कई सारी फैक्ट्रीज थी, अंग्रेजों की भी और फ्रांस की भी। तो इसी रीजन पे कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये झगड़े होते थे, मोहरा बनाया जाता था लोकल राजाओं को। तो ऐसे 3 कर्नाटिक वॉर हुए। तो उन तीनों कर्नाटिक वॉर की हम डिटेल में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो इन तीनों कर्नाटिक वॉर का नतीजा अल्टीमेटली ये निकला था कि फ्रांस पिछड़ता चला गया और ब्रिटेन मजबूत होता चला गया। ठीक है, और इन्हीं तीनों कर्नाटिक वॉर ने यह तय कर दिया था कि भारत पे अगर कोई रूल करेगा तो वो इंग्लैंड करेगा, फ्रांस नहीं करेगा। इन लड़ाइयों की मेन वजह क्या थी? इन लड़ाइयों की मेन वजह थी रिसोर्सेज पे कब्जा करना। जो फ्रांस और इंग्लैंड की दुश्मनी यूरोप में चली आ रही थी, उसी दुश्मनी को भारत की धरती पे भी कंटिन्यू करना चाहते थे ये दोनों देश। इसी का नतीजा हुआ 3 कर्नाटिक वॉर लड़े इन दोनों कंट्रीज ने। तो आओ इन तीनों कर्नाटिक वॉर की कहानी जान ले। तो पहली कर्नाटिक की लड़ाई क्यों हुई थी? इंग्लिश नेवल कमांडर हुआ करता था बार्नेट नाम का। तो इसने बे ऑफ बंगाल में कुछ फ्रांस के जहाजों को अटैक करके उस पर कैप्चर कर लिया। तो जो पौंडीचेरी में जो फ्रांस की नेवी हुआ करती थी, उस पूरे जो कह लो कि भारत में जितनी भी फ्रांसीसी सेना थी, उसके सेनापति थे ड्यूप्लेक्स। यानी ड्यूप्लेक्स फ्रांस के गवर्नर जनरल थे कह लो। तो ड्यूप्लेक्स ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों पे अटैक किया। तो ये जो अटैक हुआ, तो इससे लड़ाई और आगे बढ़ गई। लड़ाई शुरू हुई थी जहाज को कब्जे में लेने के चक्कर में, अब 2 देश लड़ पड़े, 2 नेवीज लड़ पड़ी। तो यही जो लड़ाई स्टार्ट हुई, ये पहली कर्नाटिक वॉर कहलाई। तो अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए कर्नाटिक के नवाब से मदद मांगी, क्योंकि लड़ाई वहीं पे लड़ी जा रही थी। तो कर्नाटिक के नवाब ने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना भेजी। तो मद्रास के पास सेंट थॉम नाम की जगह है। तो इस जगह पे दोनों की लड़ाई हुई। किसकी? फ्रांस की लड़ाई हुई नवाब के साथ। अंग्रेज तो पीछे से तमाशा देख रहे थे। तो उन्होंने नवाब को कहा कि आप जाके फ्रांस को हराओ, फ्रांस की कोई ताकत नहीं है आपके सामने। हुआ उल्टा ही, नवाब हार गए। जो कर्नाटिक के नवाब थे वो हार गए और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। ये जो सेंट थॉम है, ये मद्रास के पास का एरिया था। तो पूरे मद्रास पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया। उसी मद्रास में बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज थी, बहुत सारी ब्रिटिश फैक्ट्रीज वगैरह थे, सब पे कब्जा कर लिया फ्रांस ने। इसी बीच यूरोप से अंग्रेजों के लिए एक अच्छी खबर आई। तो यूरोप में अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया था। तो वहां पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसका नाम था एक्स ला चैपल। तो इस ट्रीटी का असर भारत पे भी हुआ। तो इसी ट्रीटी के मुताबिक यह फैसला किया गया कि यहां तो लड़ना बंद कर ही रहे हो, भारत में भी लड़ना बंद कर दो। इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग यह फैसला किया गया कि फ्रांस ने जो भारत में जो पहली कर्नाटिक लड़ाई हुई, वो तो फ्रांस ने जीती ना। तो फ्रांस ने बहुत कुछ छीन लिया अंग्रेजों से।
अब ये ट्रीटी कहती है कि जो भी अंग्रेजों से छीन लिया है तुमने इंडिया में, वो वापस कर दो। बदले में हमने नॉर्थ इंडिया में जो तुमसे छीना है, नॉर्थ अमेरिका में जो छीना है, क्योंकि ये लड़ाई इंडिया लेवल की नहीं है, ये यूरोप में भी लड़ रहे हैं, ये अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, तो कहा कि इंडिया में आप हमको माफ कर दो, नॉर्थ अमेरिका में जो आपकी जमीन हमने छीन ली वो हम आपको दे देते हैं। तो मद्रास पे कब्जा कर लिया था ना फ्रांसीसियों ने, तो ये मद्रास वापस लौटा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह बच्चों पहला कर्नाटिक वॉर किसने जीता? तो पहला कर्नाटिक वॉर फ्रांस ने जीता। फ्रांस की तरफ से ये लड़ाई कौन लड़ रहा था? तो फ्रांस का गवर्नर जनरल, यानी भारत की धरती पे जो गवर्नर जनरल था फ्रांस का, ड्यूप्लेक्स, वो लड़ रहा था। तो इस लड़ाई से जो नेवल लड़ाई होती है उसकी शुरुआत हो गई इंडिया में। नेवल यानी समुद्री लड़ाई का जो दौर होता है वो स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर की। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझो। तो एक तो कर्नाटिक का नवाब है, कर्नाटिक का नवाब हार चुका है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कर्नाटिक के नवाब को फ्रांस ने हराया था ना। तो कर्नाटिक के पास वाली एक किंगडम थी, वो थी हैदराबाद की किंगडम। तो ये दो पड़ोसी हैं, दो किंगडम्स हैं, एक किंगडम है हैदराबाद, एक किंगडम है कर्नाटिक, दोनों जगह नवाब है। तो क्या हुआ कि जो हैदराबाद के नवाब थे जिनका नाम था असफ जाह, इनकी डेथ हो जाती है 1748 में। तो देखो हैदराबाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, हैदराबाद के नवाब की डेथ हो गई। तो हैदराबाद में दो लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई नवाब बनने की। असफ जहां का अपना बेटा नसीर जंग और असफ जहां का पोता, पोता नहीं नाती, यानी उसकी बेटी का बेटा। तो दो लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक तो था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग जो कि असफ जहां का नाती था, और दूसरा नसीर जंग यानी अपना बेटा। अब इसमें कूद पड़ता है कर्नाटिक का नवाब। तो कर्नाटिक के नवाब का नाम था अनवरुद्दीन खान। तो बेटे ने, बेटे का हक है ना, बाप मरा है तो बेटा ही बनना चाहिए ना, ये नाती कहां से आ गया? तो इस बेटे ने, नसीर खान ने अनवरुद्दीन खान से मदद मांगी कि आप तो मेरे पिताजी के दोस्त हो, तो आप मदद करो मुझे, मैं तो उनका बेटा हूं, तो मुझे अगला नवाब बनाने में मदद करो। तो कर्नाटिक का नवाब इसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, इसको सपोर्ट करने लगता है। अब देखो कर्नाटिक के नवाब की दुश्मनी चलती है फ्रांस से, फ्रांस की दुश्मनी चलती है ब्रिटेन से। अब फ्रांस को मौका चाहिए कर्नाटिक को नीचा दिखाने के लिए, तो कर्नाटिक इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, तो फ्रांस जो है मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में खड़ा हो गया। तो अब लड़ाई का माहौल बनने लगा। जो कर्नाटिक का नवाब है वो नसीर जंग को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस ने मुजफ्फर जंग का हाथ पकड़ लिया। मुजफ्फर जंग से कहा कि हम तुम्हें नवाब बना के दिखाएंगे हैदराबाद का। इनका मकसद तो बस कर्नाटिक के नवाब से लड़ना था। तो अब कर्नाटिक के नवाब ने ब्रिटेन से मदद मांगी। तो ये तीनों एक तरफ हो गए, ब्रिटेन, कर्नाटिक का नवाब और असफ जहां का बेटा। दूसरे तरफ कौन? फ्रांस और असफ जहां का नाती मुजफ्फर जंग। तो अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो कर्नाटिक का नवाब जो था अनवरुद्दीन खान, उसको तो ब्रिटिश मदद कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ अंबूर। ये लड़ाई किसके बीच हुई? कर्नाटिक के नवाब और फ्रांस के बीच। पहले भी कर्नाटिक का नवाब लड़ चुका है फ्रांस से और हार चुका है, दोबारा वही हुआ। फिर से अनवरुद्दीन खान यानी कि कर्नाटिक का नवाब हार गया, और ना सिर्फ हार गया बल्कि मारा गया। यानी गया था वो हैदराबाद की मदद करने, यहां वो खुद मारा गया। अब सिचुएशन देखो, दोनों जगह गद्दी खाली हो गई, दोनों जगह के नवाब। यहां का नवाब तो नेचुरल डेथ मरा, यहां का नवाब अभी अभी लड़ाई में मारा गया, बैटल ऑफ अंबूर में मारा गया। कर्नाटिक का नवाब किसने मारा इसको? फ्रांस की सेना ने मारा। अब जो दिक्कत हैदराबाद में थी वही दिक्कत कर्नाटिक में भी हो गई। हैदराबाद में पहले से ही दो लोग गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, वही लड़ाई कर्नाटिक में भी शुरू हो गई।
तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन खान जो मर गया, उसका अपना बेटा मोहम्मद अली, इसका हक बनता है ना नवाब बनना। इसी बीच में चंदा साहिब नाम का एक आदमी कूद गया। ये चंदा साहिब कौन था? ये दोस्त अली खान का दामाद था। ये दोस्त अली खान पहले कर्नाटक का नवाब रह चुका था। यानी अब दोनों जगह लड़ाई स्टार्ट हो गई है। दोनों बूढ़े नवाब तो मर चुके हैं, अब दोनों जगह लड़ाई चालू है। यहां बेटा लड़ रहा है नाती से, और यहां बेटा लड़ रहा है किसी थर्ड पार्टी से। वो थर्ड पार्टी कौन है? चंदा साहिब। तो कर्नाटक के नवाब की तो दोस्ती थी ना ब्रिटिश से। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान का बेटा जो है मोहम्मद अली, वो कर्नाटक से भाग के त्रिची चला जाता है। तो त्रिची यानी कि कर्नाटक छोड़ के वो भाग गया। तो जो दूसरा कंटेंडर था यानी चंदा साहिब, उसको फ्रांस की जो सेना है या कह लो कि फ्रांस के जो लोग हैं, वो चंदा साहिब को गद्दी पे बिठा देते हैं, यानी कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। जरा रुक के पूरी कहानी समझ लो। फ्रांस और कर्नाटक का रिश्ता देखो। फ्रांस ने कर्नाटक के नवाब को 2 बार हराया। दूसरी लड़ाई में कर्नाटक के नवाब को मार दिया। अब कर्नाटक के नवाब का बेटा भाग के त्रिची चला गया है, तो फ्रांस ने क्या किया है? चंदा साहिब को गद्दी पे बिठा दिया है। तो एक जगह का मामला तो सेट हो गया, कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा इसका फैसला हो गया। अब फ्रांस के लोग अपना पूरा ध्यान हैदराबाद का मैटर सेटल करने पे लगाते हैं। हैदराबाद की लड़ाई तो अभी भी चल ही रही है ना। तो अब फ्रांस की सेना डेक्कन यानी दक्षिण इंडिया जाती है और नसीर जंग से लड़ाई लड़ती है। नसीर जंग कौन है? हैदराबाद के नवाब का बेटा, जो कि गद्दी हासिल करना चाहता था। तो बेटे को मार देते हैं और नाती को यानी मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठा देते हैं। यानी फ्रांस ने दोनों जगह ऐसे लोग को गद्दी पे बिठा दिया जिनका हक नहीं था। दोनों जगह बेटों को गद्दी पे बैठना चाहिए, दोनों जगह बेटों को गद्दी पे बैठने का मौका नहीं मिला। तो मुजफ्फर जंग को अपना पपेट बना के गद्दी पे बिठा देते हैं। लेकिन यह मुजफ्फर जंग भी कुछ महीनों के बाद मारा गया, ज्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाया। लेकिन कंट्रोल फिर भी फ्रांस के हाथ में ही था। तो दोनों कर्नाटक और हैदराबाद दोनों का कंट्रोल फ्रांस के हाथ में आ गया था। तो फ्रांस ने सलाबत जंग नाम के आदमी को अगला नवाब बना दिया। ये सलाबत जंग कौन था? असफ जहां का ही दूसरा बेटा था, यानी नसीर जंग का भाई था। ठीक। तो बदले में इस सलाबत खान ने इस एहसान का बदला चुकाने के लिए जो कोरोमंडल कोस्ट है, जिसको कि नॉर्दर्न सरकार भी कहा जाता था, उसके 4 जिले फ्रांस की सरकार को गिफ्ट कर दिए एहसान का बदला चुकाने के लिए। तो उस वक्त अब बात करते हैं चंदा साहिब की। तो त्रिची जो है चंदा साहिब के कंट्रोल में आ गया था, और चंदा साहिब जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो एक तरह से फ्रांस की जीत हो रही थी। लेकिन दिक्कत थी त्रिची में। जो त्रिची का किला था वो अभी भी मोहम्मद अली के कब्जे में था। यही मोहम्मद अली तो भाग के आया था ना कर्नाटक से, इसको मिलनी चाहिए थी ना कर्नाटक की गद्दी, लेकिन इसको नहीं मिली। तो अब क्या हुआ? इस मोहम्मद अली की सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज सामने आ गए, क्योंकि अंग्रेजों को चिंता होने लगी कि दोनों जगह पे तो फ्रांस का ही कंट्रोल हो गया है, हैदराबाद पे भी कर्नाटक पे भी। तो कर्नाटक के नवाब का बेटा था ना मोहम्मद अली, जो वहां से भाग के चला आया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम इसकी मदद करें, और त्रिची जैसा इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसके हाथ में, वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो उस वक्त जो ब्रिटिश ऑफिसर था रॉबर्ट क्लाइव नाम का, जो कि आगे चल के बंगाल का गवर्नर भी बना, इसने आरकोट पे हमला कर दिया। आरकोट यानी हैदराबाद के, मतलब आरकोट बेसिकली कर्नाटक की राजधानी थी। इसलिए हमला कर दिया ताकि फ्रांस की जो सेना है वो ये सोचे कि वो आरकोट की तरफ बढ़ जाए और ये लोग जाके त्रिची की तरफ हमला कर दें। तो इसको कहा जाता है सीज ऑफ आरकोट, यानी कि कर्नाटक की राजधानी को घेर लिया। उसी कर्नाटक की राजधानी को घेर लिया जिसमें थोड़े दिन पहले फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। और इस लड़ाई में ब्रिटिश की जीत होती है। तो अब देखो, जिस कर्नाटक पे थोड़े देर पहले फ्रांस का कब्जा था उसके बीचों बीच घुस गए हैं ब्रिटिशर। तो उस वक्त गद्दी पे कौन बैठा है? चंदा साहिब। चंदा साहिब को ही फ्रांस ने बिठाया था ना गद्दी पे। तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और फाइनली चंदा साहिब मारा जाता है।
चंदा साहिब के मरने के बाद जिसको गद्दी मिलनी चाहिए थी उसको मिल गई, मोहम्मद अली जो कि मारा मारा फिर रहा था, अंग्रेजों ने अब इसको कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो इस तरह शुरू में तो फ्रांस जीत रहा था, लेकिन अचानक से अंग्रेजों ने बाजी पलट दी। रॉबर्ट क्लाइव को इसका क्रेडिट जाता है। तो ये जो लड़ाई हुई इसका खात्मा पीस ट्रीटी से किया गया। फ्रांस और इंग्लैंड ने पीस ट्रीटी साइन कर ली, इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। 1754 में यह साइन हुआ। इस ट्रीटी में यह डिसाइड किया गया कि दोनों देश आपस में लड़ेंगे नहीं, सिर्फ जो काम करने आए हैं, बिजनेस करने आए, कमर्शियल एक्टिविटी करने आए, सिर्फ उतने तक ही सीमित रहेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स में एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे कर्नाटिक वॉर की। तो तीसरा कर्नाटिक वॉर एक्चुअली यूरोप की पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। तो आपको तो पता ही है कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे। उस वक्त ब्रिटेन में 7 इयर्स वॉर लड़ा जा रहा था फ्रांस के खिलाफ। तो उसी का नतीजा भारत में भी देखने को मिला। पहले तो पीस ट्रीटी हो जाती थी तो लड़ाई रोक दी जाती थी। अब जब लड़ाई यूरोप में शुरू हो गई तो इंडिया में भी शुरू हो गई। तो ब्रिटिश मिलिट्री जनरल सर आयरकूट ने फ्रांस के मिलिट्री जनरल काउंट डी लैली को हराया वॉन्डीवॉश नाम की जगह पे। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बैटल से के बाद फ्रांस ने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। यहां से यह बात साबित हो गई कि फ्रांस का भारत में कोई खास फ्यूचर नहीं है। तो वॉन्डीवॉश तमिलनाडु में एक जगह है, वहीं पे यह लड़ाई हुई और फ्रांस जो है बुरी तरीके से हार गया। फ्रांस की सेना तहस नहस हो गई। तो ये जो लगभग 50-60 सालों से ये लोग आपस में लड़ते आ रहे थे, उसका फुल एंड फाइनल डिसीजन निकल गया। तो अंग्रेज हमेशा के लिए अपर हैंड अंग्रेजों को मिल गया और फ्रांस का जो है पतन हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। यहां से बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश आप याद रखोगे। तो यूरोप में लड़ाई शुरू हुई थी तो भारत में भी शुरू हो गई थी। तो जब यूरोप में ये 7 ईयर वॉर खत्म हो गया, तो यूरोप में ये वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, ये सब आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि 3 कर्नाटिक वॉर के नतीजे क्या निकले। पहले को फ्रांस ने जीता, दूसरे को ब्रिटेन ने जीता और तीसरे में तो ब्रिटेन ने फ्रांस को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया। तो इसी ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए यह फैसला लिया गया कि भारत में भी लड़ाई रोक दी जाए, थर्ड कर्नाटिक वॉर को बंद किया जाए। तो फ्रांस को पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानम जैसी टेरिटरीज वापस दे दी गई और यह कहा गया कि हम आपको टेरिटरी वापस तो दे रहे हैं, बट यहां पे आप कभी किला वगैरह मत बनाना, यानी कभी भी मिलिट्री फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश मत करना। तो फ्रांस डिक्लाइन कर गया और अंग्रेज जो है उभर के सामने आ गए। अब उनको रोकने वाला कोई था नहीं, कोई दूसरी यूरोपियन ताकत उनके कंपटीशन में सामने टिक नहीं पाई। तो क्या वजह थी कि अंग्रेज जीत गए और फ्रांस जो है वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाया? इसकी वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकार का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो उसके ऊपर सरकार का उतना कंट्रोल नहीं था, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से सरकार के नियमों पे चलती थी। तो एक प्राइवेट कंपनी तो जब चाहे अपने डिसीजंस ले सकती है, छोटे मोटे डिसीजंस ले सकती है, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हर डिसीजन के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी वजह थी। दूसरी वजह थी कि ब्रिटेन की नेवी फ्रांस की नेवी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तीसरी वजह थी कि तब तक अंग्रेजों ने बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया था ऑलरेडी। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ऐसे शहर उनके कब्जे में थे, जबकि फ्रांस के पास छोटे मोटे शहर थे, जैसे पौंडीचेरी, येनम, कराईकल। आज इन शहरों को आप क्या बोलोगे? छोटा शहर ही बोलोगे ना। अब और एक वजह थी कि फ्रांस ने अपना ध्यान जो है, फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या पोर्चुगल हो, वो यहां क्या करने आए थे? बिजनेस करने आए थे ना। तो बिजनेस करोगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तभी तो लड़ाई जारी रख सकते हो। तो फ्रांस ने अपना ध्यान अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से हटा के टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे लगा दिया, यानी बिजनेस कम करते थे, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे।
जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू के 100 साल अपना मुंह बंद रख के सिर्फ बिजनेस किया, काफी दौलत बनाई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फंड की काफी शॉर्टेज थी। अब आखिरी वजह जो है, जो बैटल फील्ड पे मायने रखती है, वो है आपके सैनिकों की क्वालिटी, आपके कमांडर्स की क्वालिटी। तो नो डाउट जो ब्रिटिश मिलिट्री जनरल्स और कमांडर्स हुए उस जमाने में, वो फ्रांस के मिलिट्री जनरल और कमांडर से कहीं ज्यादा कैपेबल थे। यही वजह रही कि फ्रांस भारत में बहुत ज्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाया, जबकि अंग्रेजों ने हम पे कुल मिला के 200 सालों से भी ज्यादा वक्त तक राज किया।